हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम जिन इम्पोर्टेंट एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो एडवर्ब्स हैं इनफ, वेरी और टू। सबसे पहले हम लेते हैं इनफ को। तो इनफ कैन बी यूज्ड एज बोथ एन एडवर्ब एंड एज ए डिटरमिनर। मतलब इनफ का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में दोनों तरह से कर सकते हैं। इसको हम एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम डिटरमिनर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हम इनफ को एक एडवर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि इनफ को हम जब किसी सेंटेंस में एक एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मीनिंग होगा टू द नेसेसरी डिग्री। दूसरा, जब भी हम इनफ को एडवर्ब की तरह किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो ये किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा और यह उस एडजेक्टिव या उस एडवर्ब से पहले नहीं लिखा जाएगा बल्कि बाद में लिखा जाएगा जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब को ये मॉडिफाई करेगा। तीसरा, जब हम इनफ को एडवर्ब की तरह किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद यूज करेंगे तो ऐसा हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी कर सकेंगे और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकेंगे। आइए अब इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। तो इस एग्जांपल को देखिए, इज़ योर कॉफ़ी हॉट इनफ। तो यहाँ पर जो इनफ है ये इस हॉट वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है और हॉट वर्ड एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है ही डिडेंट वर्क हार्ड इनफ। तो यहाँ पर इनफ इस हार्ड वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं और हार्ड एक एडवर्ब होती है। वैसे हार्ड एक एडजेक्टिव भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में हार्ड एक एडवर्ब है। नेक्स्ट है दिस बॉक्स इज नॉट बिग इनफ। यहाँ पर इनफ इस बिग को मॉडिफाई कर रहा है और बिग एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है आई गोट हियर अर्ली इनफ। तो यहाँ पर इनफ इस अर्ली को मॉडिफाई कर रहा है और अर्ली जो वर्ड होता है ये यहाँ इस सेंटेंस में एडवर्ब है। तो इस तरह से जब भी हम इनफ को किसी एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो यह किसी न किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। और यह जो इनफ है जब हम इसको एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं और ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो यह उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे हम इन सभी एग्जांपल्स में ये बात अच्छी तरह समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए इनफ है ये इस एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर इनफ इस एडवर्ब के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर इनफ इस एडजेक्टिव के बाद लिखा हुआ है, यहाँ पर इनफ इस एडवर्ब के बाद लिखा हुआ है। तो इस तरह से इनफ को जब भी हम किसी एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे किसी सेंटेंस में तो यह किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा और यह उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये था इनफ को हम किस तरह से एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम इनफ को डिटरमिनर की तरह कैसे यूज करते हैं। तो जब भी हम इनफ को किसी सेंटेंस में एज ए डिटरमिनर यूज करते हैं तो यह किसी नाउन को मॉडिफाई करता है। दूसरा, यह जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उस नाउन से पहले लिखा जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह करते हैं तो ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और ऐसे में यह उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद में लिखा जाता है। लेकिन जब यह किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो यह उस सेंटेंस में एक डिटरमिनर या एडजेक्टिव कहलाएगा, पहली बात तो। दूसरा, यह जिस नाउन को मॉडिफाई करेगा उस नाउन से इसको हम पहले लिखते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इनफ जिस नाउन को मॉडिफाई करता है वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और वो नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नाउन काउंटेबल हुआ तो वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, और इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं कि जब इसको हम किसी सेंटेंस में डिटरमिनर के तौर पे यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है एज मच एज इज़ नेसेसरी। आइए इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे
फर्स्ट एग्जांपल है वी हैव इनफ ब्रेड। अब यहाँ पे जो इनफ है ये इस ब्रेड को मॉडिफाई कर रहा है, और ब्रेड क्या है, एक नाउन है और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है दे डोंट हैव इनफ फूड। यहाँ पर जो इनफ है ये इस फूड को मॉडिफाई कर रहा है। यहाँ पर फूड क्या है, एक नाउन है और एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है आई हैव बॉट इनफ एग्स। यहाँ पर जो इनफ है ये इस एग्स वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और एग्स क्या है, ये एक नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है। और आप देख रहे हैं कि ये काउंटेबल नाउन है और कैसे लिखा हुआ है, ये प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप एग यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे इनफ एग तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट। अब यहाँ पर जो इनफ है ये इस टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, और टाइम क्या है, एक नाउन है, और टाइम अनकाउंटेबल होता है। वैसे काउंटेबल के रूप में भी यूज होता है, लेकिन जब हम टाइम वर्ड को समय के अर्थ में यूज करते हैं तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो इस तरह से जब हम इनफ को किसी सेंटेंस में एज ए डिटर्मिनर यूज करते हैं तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, और ये जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उस नाउन से इसको हम पहले यूज करते हैं। और यह जिस नाउन को मॉडिफाई करता है वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, लेकिन अगर वो काउंटेबल है तो वो प्लूरल होगा, वो सिंगुलर नहीं होगा। अब बात करते हैं हम टू की। तो टू को जब भी हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो ये शब्द हमेशा एक एडवर्ब होता है, लेकिन इसके दो डिस्टिंक्ट मीनिंग्स होते हैं। डिस्टिंक्ट मीनिंग्स का मतलब है इसके दो अलग अलग मीनिंग होते हैं। चलिए पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो इसको मतलब टू को हम किसी सेंटेंस में ऑल्सो की सेंस में यूज करते हैं। ये इसका पहला मीनिंग मान के चलिए कि टू को हम किसी भी सेंटेंस में ऑल्सो की सेंस में, ऑल्सो के अर्थ में यूज कर सकते हैं। जब हम टू को किसी सेंटेंस में ऑल्सो के अर्थ में यूज करते हैं तो इसको हम सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। जैसे कैन आई गो टू द जू टू। अब यहाँ पे टू का मीनिंग क्या है, ऑल्सो, मतलब कैन आई गो टू द जू ऑल्सो। तो यहाँ पर टू को एज एन एडवर्ब यूज किया गया, मतलब इस सेंटेंस में एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग है ऑल्सो, और इसको सेंटेंस के लास्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है इज़ दिस गिफ्ट फॉर मी टू। यहाँ पर भी टू एक एडवर्ब है और इसका मीनिंग क्या है, ऑल्सो, और ये भी सेंटेंस के लास्ट में रखा गया है। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू क्लीन योर रूम टू। तो यहाँ पर ये टू है, ये भी यहाँ पे एडवर्ब है, और यहाँ पर भी इसका मीनिंग क्या है, ऑल्सो। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में टू का जो यूज किया गया है ये एक एडवर्ब की तरह किया गया है, और इन तीनों ही सेंटेंसेस में टू का जो मीनिंग है वो है ऑल्सो। और जब हम टू को ऑल्सो की सेंस में यूज़ करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, और ये तीनों ही एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि इसको लास्ट में यूज़ किया गया है। टू को जब हम किसी सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका दूसरा मीनिंग होता है मोर देन इज़ नेसेसरी, या मोर देन इज़ यूजफुल, या एक्सेसिवली। इस अर्थ में जब हम इसको किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसको किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज किया जाता है। आइए इस चीज़ को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, दिस कॉफ़ी इज़ टू हॉट। मतलब ये जो कॉफ़ी है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब इतनी गर्म जितनी इसको नहीं होनी चाहिए, मतलब आवश्यकता से ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ पर टू क्या मीनिंग दे रहा है, मोर देन इज़ नेसेसरी। तो यहाँ पर जो टू है ये इस हॉट को मॉडिफाई कर रहा है, और हॉट एक एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट है ही वर्क्स टू हार्ड, मतलब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो आवश्यकता से ज़्यादा मेहनत करता है। तो यहाँ पर जो टू है ये इस हार्ड को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे हार्ड क्या है, एक एडवर्ब है। ये जो हार्ड एडवर्ब है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, और ये जो टू एडवर्ब है ये इस हार्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जब टू को हम इस सेंस में यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हम टू के बाद टू इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द कॉफ़ी वाज टू हॉट टू ड्रिंक। यहाँ पर टू इस हॉट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है,
और इसके बाद देखिए टू इन्फिनेटिव यूज किया गया। नेक्स्ट है यू आर टू यंग टू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन। यहाँ पर टू के बाद यंग वर्ड लिखा हुआ है और ये टू इस यंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। यंग एक एडजेक्टिव होता है और इसके बाद देखिए टू इन्फिनेटिव लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आई एम नॉट टू टायर्ड टू गो आउट टू नाइट। तो यहाँ पर टू और टू के बाद में ये एडजेक्टिव है और इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है ही इज़ टू पुअर टू बाई ए कार। तो यहाँ पर ये जो टू है ये इस पुअर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बाद टू इन्फिनेटिव रखा हुआ है। नेक्स्ट है ही वर्क्स टू हार्ड टू हैव एनी फ्री टाइम। यहाँ पर टू के बाद एडवर्ब है और इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम टू के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम टू के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो इसका मीनिंग नेगेटिव होता है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। कैसे नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम इन सभी सेंटेंसेस के अर्थ को समझेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ द कॉफ़ी वाज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कॉफ़ी थी वो इतनी गर्म थी कि इसको पिया नहीं जा सका। ठीक है, इसको पिया नहीं जा सका। नेक्स्ट है यू आर टू यंग टू हैव ग्रैंड चिल्ड्रन, मतलब तुम इतने छोटे हो कि तुम्हारे ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आई एम नॉट टू टायर्ड टू गो आउट टू नाइट। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इतना थका हुआ नहीं हूँ कि आज रात बाहर नहीं जा सकूँ। नेक्स्ट है ही इज़ टू पुअर टू बाई ए कार, मतलब वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट है ही वर्क्स टू हार्ड टू हैव एनी फ्री टाइम, कि वो इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके पास फ्री टाइम नहीं होता है। तो इस तरह से हम टू को जब टू इन्फिनेटिव के साथ यूज करते हैं तो ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, नेगेटिव मीनिंग देता है। नेक्स्ट है इनफ एंड टू विद एडजेक्टिव कैन बी फॉलोड बाय फॉर समवन या फॉर समथिंग। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम इनफ और टू को किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, मतलब किसी सेंटेंस में अगर हम इनफ और टू का प्रयोग किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करवाने के लिए करते हैं तो इसके बाद हम फॉर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। द ड्रेस वाज बिग इनफ फॉर मी। यहाँ पर इनफ इस बिग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बाद देखिए फॉर के बाद एक प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो फॉर के बाद नाउन या प्रोनाउन हम इस तरह से यूज कर सकते हैं जब हम इनफ और टू को किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करें। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ फॉर दिस जॉब। यहाँ पर इनफ इस एक्सपीरियंस्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बाद देखिए फॉर के बाद नाउन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है द ड्रेस वाज टू बिग फॉर मी। तो यहाँ पर ये जो टू है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बाद देखिए फॉर के बाद प्रोनाउन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सी इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर ये सेंटेंस रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है इज़ द कॉफ़ी टू हॉट फॉर यू। यहाँ पर ये जो टू है ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बाद फॉर के बाद ये प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब भी हम इनफ और टू के द्वारा किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो इसके बाद हम फॉर और फॉर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन ऑल्सो यूज टू इन्फिनेटिव आफ्टर इनफ विद एडजेक्टिव और एडवर्ब। देखिए, हमने थोड़ी देर पहले ही ये सीखा था कि हम टू को जब किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टू है तो टू यहाँ पे इस हॉट एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर टू है, टू इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो सेम इसी प्रकार से हम इनफ के साथ कर सकते हैं। मतलब इनफ को जब हम किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। जैसे ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ टू पास द एग्ज़ाम। यहाँ पर इनफ इस हार्ड एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है शी इज़ नॉट ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, यहाँ पर इनफ इज़ ओल्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप टू इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ टू पास द एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ये सेंटेंस रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है आई गोट हेयर अर्ली इनफ टू साइन अप, तो यहाँ पर इनफ इज़ अर्ली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर भी टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से जब भी हम इनफ को किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ यूज़ करते हैं तो सेंटेंस में हम इनके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी, तो वेरी गोज बिफोर एन एडवर्ब और एडजेक्टिव टू मेक इट स्ट्रोंगर, मतलब वेरी को जब हम किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले यूज़ करते हैं तो यह उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को पहले से ज़्यादा स्ट्रोंगर बना देता है। एग्जाम्पल देखिए, द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, पेंटिंग जो थी वो बहुत सुंदर थी। तो एक तो हम बिना वेरी के इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ें, द पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल। अब जो ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, इसकी जो डिग्री है ये जो है बिना वेरी के थोड़ी सी लो नज़र आ रही है, ठीक है, थोड़ी कम है इसकी डिग्री। जब हम इसके साथ वेरी लगा दें तो इसकी जो डिग्री है ये थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, मतलब ये जो एडजेक्टिव है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वेरी है यहाँ पर ये इस एडजेक्टिव से पहले यूज होकर इसको मॉडिफाई कर रहा है और इसकी डिग्री को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नेक्स्ट है ही वर्क वेरी क्विकली, तो इस प्रकार से वेरी जो है इस सेंटेंस में ये इस क्विकली एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो इस प्रकार यहाँ पर इस वेरी, ये जो वेरी है ये इस एक्सपेंसिव जो कि एडजेक्टिव है इसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। नेक्स्ट है सी रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर जो वेरी है ये इस फास्ट एडवर्ब को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इससे पहले यूज हो गए थे। इस प्रकार से वेरी को जब हम किसी एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले यूज करते हैं तो ये उस एडजेक्टिव या एडवर्ब को पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। नेक्स्ट है इफ़ वी वांट टू मेक ए नेगेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब वी कैन यूज ए वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग और नॉट वेरी। कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो हम ऐसा दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो अपोजिट मीनिंग वाला कोई शब्द यूज करके, दूसरा नॉट वेरी यूज करके। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इस चीज़ को समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है द हाउस वाज ब्यूटीफुल। अब इसमें जो ब्यूटीफुल है ये एक एडजेक्टिव है। अब हमें इस एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म बनानी है तो हम ऐसा दो तरह से कर सकते हैं। पहला क्या बताया था, नॉट वेरी यूज करके। तो अगर हम नॉट वेरी यूज करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सेंटेंस को, द हाउस वाज नॉट वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इस ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है इसकी नेगेटिव फॉर्म बन गई, नॉट वेरी यूज कर दिया हमने। दूसरा, हम जो मीनिंग इस एडजेक्टिव का है तो इस एडजेक्टिव का जो मीनिंग है उससे उल्टे, उससे विपरीत मीनिंग वाला कोई शब्द यूज करके। तो इससे विपरीत मीनिंग वाला शब्द क्या होगा, अगली। तो हम इस ब्यूटीफुल की जगह अगर अगली यूज कर दें तो भी इस ब्यूटीफुल की जो है नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द हाउस वाज अगली। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की नेगेटिव फॉर्म बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ही वर्कड फास्ट। अब यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है फास्ट। ठीक है, तो इसको, इस एडवर्ब को हमें नेगेटिव फॉर्म बनानी, इस एडवर्ब की हमें नेगेटिव फॉर्म बनानी है। तो इसको हम नॉट वेरी से बना सकते हैं। तो नॉट वेरी यूज करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ही डिडंट वर्क वेरी फास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट वेरी यूज कर दिया। लेकिन हम इस फास्ट जो ये एडजेक्टिव है इसकी जगह कोई ऐसा वर्ड भी यूज कर सकते हैं जिसका जो मीनिंग है वो इस फास्ट जो एडवर्ब है इसके मीनिंग से विपरीत हो, अपोजिट हो। तो ऐसा कौन सा वर्ड है, स्लोली। फास्ट का उल्टा क्या होगा, स्लोली। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वर्कड स्लोली। तो इस तरह से हम एडजेक्टिव या एडवर्ब की नेगेटिव फॉर्म भी बना सकते हैं। लेकिन आपको एक पॉइंट पे केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि टू और वेरी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस क्या होता है कि वेरी एक्सप्रेस ए फैक्ट, वेरी हमेशा एक फैक्ट को एक्सप्रेस करता है। जैसे ही स्पीक्स वेरी क्विकली, मतलब ये फैक्ट है कि वो भाई बहुत क्विकली बोलता है। इट इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, इसका मतलब ये फैक्ट है कि बाहर जो है बहुत ही गर्मी है। लेकिन टू जो है ये एक प्रॉब्लम को सजेस्ट करता है। जैसे ही स्पीक्स टू क्विकली, मतलब अगर मैं कहता हूँ ही स्पीक्स टू क्विकली, इसका मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं उसकी बात को समझ नहीं पाता।
नेक्स्ट है इट इज़ टू हॉट आउटसाइड टू गो फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम, अगर मैं कहता हूँ इट इज़ टू हॉट आउटसाइड, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, मेरे लिए प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं बाहर घूमने नहीं जा सकता। तो इस तरह से जो वेरी है ये एक फैक्ट को एक्सप्रेस करता है और जो टू है ये एक प्रॉब्लम को सजेस्ट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।